चोल ने पांड्य साम्राज्य को हराया, फिर केरला के चेर राजाओं को हराया और इसके बाद उन्होंने गंग राजवंश और कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब इसकी निगाहें कहीं और देख रही थी, विजय की तलाश कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक राजा नहीं, एक सम्राट का उदय है। एक ऐसा सम्राट जिसे जमीन की सीमाएं बांध नहीं सकती थी, जिसकी नजर समंदर के उस पार जा टिकी थी, सीलोन यानी श्रीलंका पर। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ लूटपाट के लिए? नहीं, ये भूख किसी खजाने की नहीं, ये थी दुनिया पर छा जाने की भूख। श्रीलंका उस दौर में सिर्फ एक द्वीप नहीं था, वो था एक धन का भंडार, एक समुद्री व्यापार का मुकुट, जहां विदेशी जहाज आते थे, रत्नों की बोलियां लगती थी और बौद्ध धर्म की शांति लहराती थी। पर इसी शांत महासागर के नीचे एक भूचाल पल रहा था। श्रीलंका के राजा महिंदा पंचम के अपने सैनिक ही उनके खिलाफ बगावत कर बैठे थे। राजा परेशान हो गया और देश के दक्षिणी पूर्वी इलाके रोहना की तरफ भाग गया। बस यही वो मौका देखकर चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर हमला बोल दिया। साल था 933 ईस्वी। चोलों की विशाल बेड़े ने समुद्र को चीरते हुए श्रीलंका की धरती को छुआ, लेकिन सामने कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई मजबूत प्रतिरोध नहीं था। जो था वो था राजराजा का संकल्प, एक साम्राज्य को झुका देने का। अनुराधापुरा, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी, चोलों ने उसे राख में बदल दिया। मंदिर, ग्रंथालय, महलों की दीवारें, सब कुछ ध्वस्त। और फिर क्या, राजराजा ने वहां अपने नाम का नक्शा बना डाला। उत्तर श्रीलंका को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नाम दिया मुमंडी चोल मंडलम, यानी 3 मुकुटों वाला चोल क्षेत्र। फिर राजधानी को अनुराधापुरा से बदलकर पोलो नोरुआ कर दिया और उसका नाम रखा जननाथन मंगलम, जो खुद राजराजा का ही एक नाम था। श्रीलंका पर हमले की एक और बड़ी वजह थी, यह था धार्मिक और सांस्कृतिक दबदबा बनाना। राजराजा एक कट्टर शैव भक्त था और श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। उसने वहां शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश भी की। मंदिरों में शिव के नाद गूंजने लगे, बंदरगाहों पर चोलों के झंडे लहराने लगे, कर वसूली शुरू हुई और श्रीलंका अब भारत की नहीं, चोलों की छाया में आ गया। किसी जमाने में श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका को जीता था, लेकिन राजराजा चोल ने समुद्र को पार करके अपने जहाजों से साम्राज्य को कुचल डाला था। राजराजा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो बन चुका था दक्षिण दिशा में समुद्र जीतने वाला एक स्वामी। लेकिन राजराज भी वो विजय पताका नहीं लहरा पाया जिसका वो हकदार था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि राजराजा के अधूरे काम को पूरा करने वाला जन्म ले चुका था। इसके जन्म के समय आसमान के नक्षत्र को देखकर भविष्यवाणी की गई थी कि यह बच्चा साधारण नहीं होगा, या तो महासन्यासी बनेगा या फिर महाप्रतापी। इसके पिता ने सिर्फ दक्षिण समुद्री राज्य को जीता था, लेकिन इसके प्रारब्ध में था संपूर्ण हिंद महासागर की विजय। ये बनने वाला था राजाओं का ईश्वर, यानी राजेंद्र। ये वही राजेंद्र था जिसको सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदलना था। तो आज की कहानी के नायक हैं चोल साम्राज्य को अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचाने वाले महाप्रतापी राजा राजेंद्र चोल। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपकी तैयारी से किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिए, टॉपिक सीधे तरीके से यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास के महान चोल वंश से संबंधित तो है ही, साथ ही मंदिर निर्माण इत्यादि की दृष्टि से कला एवं संस्कृति से भी संबंधित है। और इसके अलावा इसे मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास, कला एवं संस्कृति से जोड़ करके भी देखा जा सकता है। राजेंद्र प्रथम की कहानी एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की तरह शुरू होती है जिसने तख्त पर बैठने से पहले ही तलवार की धार पर अपना नाम उकेर दिया था। दोस्तों, 10वीं से 11वीं सदी का समय वो दौर था जहां दक्षिण भारत एक उभरता हुआ राजनीतिक मैदान था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था जो पूरे दक्षिण भारत पर राज करता हो, बल्कि ये वो समय था जब हर दिशा में कोई ना कोई शक्तिशाली राज्य अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करता रहता था। पश्चिम में चालुक्य सम्राट थे। इनकी राजधानी कल्याणी से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक संगठित और ताकतवर शासन फैलाए हुए थी। ये चोलों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। यहीं आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य मौजूद थे, जो शुरू में चोलों के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन राजराजा चोल ने अपनी बेटी का विवाह वहां के राजकुमार से करके उन्हें अपना सहयोगी बना लिया था।
दक्षिण की ओर मदुरई पर राज करने वाला पांड्य राज्य था, कभी बेहद शक्तिशाली लेकिन उस समय थोड़ा कमजोर पड़ चुका था। फिर भी विद्रोह और गुप्त साजिशों से परेशान करता रहता था। केरल में चेर राजवंश था, जिसके पास समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह थे और अरब व्यापारियों से गहरे संबंध रखता था। ये समुद्री रास्तों को लेकर चोलों से बार बार भिड़ते थे। उधर तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर छोटे मगर रणनीतिक रूप से अहम राज्य हुआ करते थे, जैसे कोंगू और नूलंब, जिन सब पर काबू पाकर ही चोलों को चालुक्य सीमाओं तक का रास्ता मिल सका। इस सब के बीच राष्ट्रकूट राजवंश पतन की ढलान पर था। हर दिशा में कोई ना कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी था, जो या तो चोलों को दबाना चाहता था या खुद को सबसे ऊपर साबित करना चाहता था। लेकिन राज राजा चोल की असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार नहीं थी, वो था उसका दूरदर्शी दिमाग, और हर दुश्मन को उसकी जड़ से पहचानता था, फिर उसे वहां से उखाड़ फेंकता था। एक एक करके राजराजा ने अपने सभी दुश्मनों को परास्त कर दिया। समय के साथ राजराजा चोल साम्राज्य को नई बुलंदियों तक ले जा चुके थे, कांची से श्रीलंका तक, कोडिकरई से कालाहांडी तक। मगर उन्हें पता था कि साम्राज्य को बचाने के लिए केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, एक विजेता चाहिए था, और ये पहचान उन्हें अपने बेटे राजेंद्र में दिखाई दी। राजेंद्र चोल को बचपन से ही युद्ध की जमीन पर परखा गया था। सन 1002 के आसपास जब राजेंद्र केवल एक युवराज थे, तभी उन्हें साम्राज्य के सबसे कठिन अभियानों की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले उसे पांड्य और चेर राजाओं के खिलाफ भेजा गया, जहां उसने मदुरई और केरल क्षेत्र में दुश्मनों की सेनाओं को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद राजराजा चोल ने उसे कलिंग, जो कि आज का उड़ीसा है, उस अभियान में भेजा। वहां राजेंद्र ने कई किले जीते और कलिंग की राजधानी तक को अपनी पताका से ढक दिया। पश्चिम की ओर उसे पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध भेजा गया, जहां उसने उत्तरी कर्नाटक में विजय प्राप्त कर चोल सीमाओं का विस्तार कर दिया। राजेंद्र ने कौशल यानी छत्तीसगढ़ और वेंगी यानी आज के आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उसने अपनी रणनीतिक क्षमता को साबित किया। हर युद्ध में उसे सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक भविष्य का सम्राट बना दिया गया था। राजराजा प्रथम ने जब देखा कि उसका बेटा केवल युद्ध जीतना ही नहीं चाहता, नेतृत्व भी करना जानता है, तो उन्होंने उसे 1012 ईस्वी में औपचारिक रूप से सह सम्राट घोषित कर दिया। अब राजेंद्र सिर्फ युद्धों में ही नहीं जाता था, बल्कि राजसभा में भी साथ बैठता था। आदेश पत्रों में उसका नाम आने लगा, सेनापति उसे मार्गदर्शन लेने लगे, और दरबार में उसकी मौजूदगी खुद एक संकेत बन गई कि अगला सम्राट तैयार है। फिर आया वो साल 1014 ईस्वी, जब राजराजा प्रथम इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन ताज पर तो पहले से ही राजेंद्र ने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया था। जब उन्होंने गद्दी संभाली तो राज्य उन्हें पहले ही अपना राजा मान चुका था, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने अपने साम्राज्य को गंगा के जल से स्नान कराया, जिसने समुद्र पार जाकर श्री विजय जैसे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, और जिसका नाम आने वाली सदी तक साउथ ईस्ट एशिया के बंदरगाहों से लेकर गंगोत्री के घाटों तक गूंजता रहा। चलिए अब साथ में जानते हैं कि राजेंद्र चोल इतना महान आखिर कैसे बना। साल था 1019 ईस्वी। महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये सैन्य तूफान था। राजेंद्र चोल का ये उत्तर भारत की ओर बढ़ना अचानक नहीं था, उसकी एक खास वजह थी पूर्वी चालुक्य साम्राज्य का उत्तराधिकार विवाद। वहां दो भाई राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। राजा विमलादित्य का बेटा राजराज नरेंद्र, जो राजेंद्र चोल की बहन कुंदवई का बेटा था, और विष्णुवर्धन विजयादित्य, जो उसी राजा विमलादित्य का बेटा था, लेकिन दूसरी पत्नी से। विजयादित्य का सपोर्ट कर रहे थे कलिंग और पश्चिमी चालुक्य के राजा। अब मामला सिर्फ गद्दी का नहीं रहा, ये चोलों की इज्जत का सवाल बन गया। नतीजा, राजेंद्र चोल ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अरय्यन राजराजन को भेज दिया। विजयादित्य को हराया गया और राजराज नरेंद्र को पूर्वी चालुक्य की गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी उन राजाओं को सबक सिखाने की जो विजयादित्य के साथ खड़े थे, और यहीं से शुरू होता है राजेंद्र चोल का महायुद्ध अभियान। कलिंग में उसका पहला टारगेट हुआ राजा इंद्ररथ। इसे हराकर चोल सेना आगे बढ़ी। वहां से वे बस्तर, मध्य प्रदेश, झारखंड होते हुए आगे बढ़े, और फिर सामने आ गया सबसे बड़ा टारगेट, बंगाल का पाल सम्राट महिपाल। चोल सेना ने महिपाल को एक बड़ी जंग में हराया। उन्होंने एक एक कर दंडीभुक्ति के धर्मपाल, चंद्रवंश के गोविंद चंद और बंगाल तक के बचे खुचे राज्यों को रौंद डाला। अंत में वे गंगा तक पहुंचे।
वहां से गंगा जल उठाकर वे वापस लौटे और इस गंगा जल को लेकर राजेंद्र चोल ने कावेरी डेल्टा में एक बड़ा सा टैंक बनवाया, जिसका नाम रखा गया चोल गंगा जलाशय, जिसे इतिहास में जय स्तंभ यानी विजय की मीनार कहा गया। शास्त्रों में कहा गया गंगा जलमयम जय स्तंभम। अब इस जलाशय को पोन्नोरी झील के नाम से जाना जाता है। इस विजय के बाद सम्राट राजेंद्र चोल बन गए थे गंगाई कोंड चोल, यानी गंगा को जीतने वाला चोल, और उसी गौरव के प्रतीक के रूप में राजधानी गंगाई कोंड चोलपुरम बसाई गई थी और यही बनाया गया था एक प्रसिद्ध शिव मंदिर। यानी साफ है, ये तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये तो शक्ति और विजय का प्रदर्शन था। इस युद्ध का असर क्या हुआ? कुछ सैनिक जो चोल सेना के साथ आए थे वो वहीं बस गए। माना जाता है कि इन्हीं में से एक कन्नड़ सेनापति ने आगे चलकर सेन वंश की नींव रखी थी। यही नहीं, बंगाल में सैकड़ों शैव ब्राह्मण दक्षिण भारत लाए गए, जिन्हें कांची के और कावेरी डेल्टा के पास जमीन दी गई। ये लोग आगे चलकर शैवाचार्य समुदाय बने। तो राजेंद्र चोल का यह अभियान सिर्फ लड़ाई नहीं था, यह था शक्ति प्रदर्शन, सामरिक रणनीति और सांस्कृतिक विस्तार का एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण जो दिखाता है कि कैसे एक दक्षिण भारतीय राजा ने पूरे उत्तर भारत को अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन इतने भर से अगर राजेंद्र की महत्वाकांक्षा शांत हो जाती तो इतिहास में महानतम चोल सम्राट वो कैसे बन पाता। अब राजेंद्र जो कि जीतना चाहता था संपूर्ण पूर्वी हिंद महासागर को, साल था 1025। भारतीय इतिहास का ये वो साल जब समुद्र को पार करके साम्राज्य भारतीय तलवार की गूंज से कांप उठा था। राजेंद्र चोल ने एक ऐसा नौसैनिक हमला किया जो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया की पूरी शक्ति संरचना को हिला देने वाला अभियान था। राजेंद्र चोल जो अपने पिता राजराजा चोल की तरह केवल दक्षिण में सीमित नहीं रहना चाहता था, उसने समुद्र पार भी दिग्विजय का सपना देखा और उसने शुरुआत की श्री विजय से। एक ऐसा साम्राज्य जो इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के समुद्री क्षेत्रों पर शताब्दियों से अपना नियंत्रण बनाए हुए था। ये वही श्रीविजय था जिसने कभी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखे थे। श्रीविजय साम्राज्य और भारत खासतौर पर चोलों के बीच कभी गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रखते थे। पाल और श्रीविजय शासकों के बीच बौद्ध धर्म को लेकर मैत्रीपूर्ण संपर्क थे और नालंदा विश्वविद्यालय को श्रीविजय राजाओं ने दान भी दिया था। चोलों के साथ भी समुद्री व्यापार और धार्मिक जुड़ाव था, पर अब चोलों की समुद्री महत्वाकांक्षा के सामने यही श्रीविजय साम्राज्य दीवार बनकर के खड़ा हो गया था। श्रीविजय से चोलों की दुश्मनी की बड़ी वजह यह भी थी कि वह दो प्रमुख समुद्री गलियारों मलक्का जल संधि और शुंडा जल संधि को नियंत्रित करता था। उसका नियम था कि कोई भी जहाज, चाहे वो चीन जाए या फिर अरब, उसे पहले उनके बंदरगाहों से होकर गुजरना होगा या फिर लूट के लिए तैयार रहना होगा। इतिहासकार बताते हैं कि श्रीविजय साम्राज्य के ये नियम चोल साम्राज्य के जहाजों को परेशान करने लगे थे और अब उनको सबक सिखाने का समय आ चुका था। इस वजह से राजेंद्र चोल ने वो हमला किया जो उस समय तक किसी भी भारतीय सम्राट ने नहीं किया था। साल 1025 जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की तस्वीर बदल दी। चोलों का यह हमला न केवल उस समृद्ध साम्राज्य को हिला गया, बल्कि उसने भारत की सीमाओं से बाहर तक एक नई शक्ति का उदय भी दर्ज करवा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्या राजेंद्र चोल को व्यापार में रुकावट खल रही थी, या फिर ये एक रणनीतिक दिग्विजय थी जिससे उसका नाम सिर्फ भारत ही नहीं पूरे पूर्वी एशिया में गूंजे? राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा श्रीविजय साम्राज्य पर हमला करना एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक कारण छिपे हुए थे। सबसे प्रमुख कारण था व्यापार पर नियंत्रण। 11वीं सदी के प्रारंभ में चोल साम्राज्य के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक यही बन चुका था और इसकी आर्थिक रीढ़ विदेशी व्यापार थी, विशेषकर चीन, श्रीलंका, अरब देशों और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। श्रीविजय का दबदबा इसलिए भी था क्योंकि वो दो प्रमुख समुद्री गलियारों मलक्का जल संधि और शुंडा जल संधि को नियंत्रित करता था। उसका नियम था कि कोई भी जहाज, चाहे वो चीन जाए या फिर अरब, उसके बंदरगाहों से ही होकर उसे गुजरना पड़ता था या फिर उसे लूट के लिए तैयार रहना रहता था। कहा जाता है कि उन्होंने चोल साम्राज्य के व्यापारिक जहाजों को रोकने या परेशान करने की बहुत कोशिश की थी, जिससे चोल व्यापारिक हितों की गहरी चोट पहुंची। राजेंद्र चोल ने इसे सिर्फ आर्थिक नुकसान के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए सीधी चुनौती माना। वो केवल दक्षिण भारत का सम्राट नहीं बनना चाहता था, वो अपने साम्राज्य की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करना चाहता था।
इससे पहले उसके पिता राजराजा चोल प्रथम ने भी श्री विजय से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, लेकिन जैसे ही श्री विजय ने व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डाली, मैत्री की जगह प्रतिद्वंदिता ने ले ली। दूसरा बड़ा कारण था कूटनीतिक गठजोड़। इस समय दक्षिण पूर्व एशिया में खमेर साम्राज्य और ताम्रलिंग साम्राज्य के बीच संघर्ष चल रहा था। खमेर सम्राट सूर्यवर्मन प्रथम ने राजेंद्र चोल से मदद मांग ली थी, वहीं ताम्रलिंग ने श्री विजय से सहायता मांग ली थी। इस प्रकार चोलों और श्री विजय के बीच यह संघर्ष सिर्फ एक व्यापारिक टकराव नहीं रहा, बल्कि ये दो राजनीतिक गुटों के बीच अंतरराष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप में बदल गया। राजेंद्र चोल ने इस अवसर को न केवल अपने सहयोगी की मदद करने के रूप में देखा, बल्कि समुद्र पार जाकर दिग्विजय यानी विश्व विजय के अपने सपने को साकार करने का माध्यम भी बना दिया। इसके अलावा राजेंद्र चोल का यह कदम साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से भी प्रेरित था। ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, बल्कि समुद्र पार भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। दक्षिण भारत में पहले ही उसने पांड्य, चेर, चालुक्य और गंग राजवंशों को पराजित कर दिया था। अब उसकी निगाह उन इलाकों पर थी जहां भारतीय संस्कृति और धर्म ने पहले ही प्रवेश ले लिया था, और श्री विजय एक ऐसा ही साम्राज्य था। यहाँ पर बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पहले से ही मौजूद था। ऐसे में यह हमला सामरिक, सांस्कृतिक और वैचारिक वर्चस्व स्थापित करने का भी प्रयास था। और साल 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने अपनी नौसेना को भारत से सीधे सुमात्रा के पश्चिमी तट की ओर भेजा और एक तेज सुनियोजित हमला कर डाला। यह हमला कैसे हुआ, आइए एक बार समझते हैं। आमतौर पर भारतीय जहाज मलक्का जनसंधि से होकर इंडोनेशिया की ओर जाते थे, लेकिन इस बार चोल बेड़े ने एक चाल चली, सीधे सुमात्रा के पश्चिमी तट पर हमला कर दिया। श्री विजय को इसका अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि उसकी नौसेना उत्तरी पश्चिमी द्वार केदाह पर तैयार खड़ी थी, जबकि चोल सेना सुंडा जलसंधि के दक्षिण रास्ते से घुस आई थी। राजधानी पालेमबैंग पर जोरदार हमला हुआ था। श्री विजय का राजा संग्राम विजयतुंग वर्मन बंदी बना लिया गया। मंदिर, महल, खजाने सब लूट लिए गए। चोल सेना विद्याधर तोरण नाम का रत्न जड़ित द्वार तक अपने साथ तंजावुर ले आई थी। पर दिलचस्प बात यह है कि चोलों ने श्री विजय पर शासन करने की कोशिश नहीं की। ये एक तेज, सटीक और साफ सुथरा हमला था, जैसे तूफान आए, बर्बादी करे और लौट जाए। चोलों ने इस युद्ध में मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल किया था, जिससे वे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक बहुत तेजी से पहुंच सकते थे। ये रणनीति इतनी कारगर रही कि श्री विजय को न तो बचाव का समय मिला, न ही मदद मांगने का। ये युद्ध के बाद श्री विजय साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। शैलेंद्र वंश का अंत हो गया। अब जरा सोचिए, एक भारतीय राजा ने समुद्र पार कर एक विदेशी साम्राज्य की राजधानी लूटी, राजा को बंदी बनाया और अपना प्रभाव अगले कई दशकों तक वहां बनाए रखा। यही नहीं, चीनी दस्तावेजों में उस क्षेत्र को चोलों का श्री विजय कहा गया। चीनी ग्रंथों में संफोसी चोल राज्य का जिक्र मिलता है, जो कि यही क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद तमिल व्यापारिक संघ जैसे मणिग्रामम, अय्यवोल और एनुरुवर का वहां तेजी से विस्तार हुआ। श्री विजय के कुछ हिस्सों में तमिल मंदिर, मूर्तिकला और स्थापत्य के नमूने भी मिले, जो केवल व्यापार नहीं बल्कि सांस्कृतिक उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। यह कोई मामूली लूटपाट नहीं थी, यह भारत का पहला और अब तक का सबसे प्रभावशाली समुद्री साम्राज्य विस्तार था। हालांकि 12वीं सदी के आते आते चोलों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा। 1120 के आसपास लिखी गई तमिल कविता कलिंगत्तुपरानी में कुलोत्तुंग चोल द्वारा केदाह को नष्ट करने का जिक्र आता है। इसके बाद केदाह का उल्लेख भारतीय स्रोतों से गायब हो जाता है, लेकिन चोलों का यह समुद्री विजय एशिया के इतिहास में एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसा समय जब भारत का एक राजा समुद्र के पार जाकर राजाओं को बंदी बना लाता था, और तब जब तमिल जहाज सिर्फ मसालों और वस्त्रों के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए लहरों पर तैरते थे। लेकिन इतिहास किसी सम्राट को सिर्फ उसकी तलवार की धार या उसकी सेनाओं की लंबाई से महान नहीं कहता। असली कसौटी होती है उसका प्रशासन कैसा था। क्या उसने जनता के जीवन को बेहतर बनाया था? क्या उसने अपने साम्राज्य को सिर्फ बढ़ाया था या उसे संवारने का भी काम किया था? अगर हम इसी कसौटी पर राजेंद्र चोल प्रथम को परखें तो एक ऐसा शासक दिखाई देता है जो जितना कुशल योद्धा था उतना ही दूरदर्शी प्रशासक और जल कल्याणकारी राजा भी था। वो सिर्फ युद्ध जीतने में ही नहीं बल्कि अपनी राजा के दिल जीतने में भी सफल रहा। राजेंद्र चोल के प्रशासन की सबसे खास बात थी स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोल शासन में गांवों को खुद अपना कामकाज करने की आजादी थी। गांवों में काम करने के लिए संस्थाएं थीं, जैसे उर, सभा और नगरम। ये सब मिलकर पंचायतों की तरह काम करती थी।
राजेंद्र ने इन संस्थाओं को सिर्फ बनाया ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीन, टैक्स और विवादों को सुलझाने का अधिकार भी दिया। यही तो असली ग्रासरूट गवर्नेंस होती थी, जो आज भी हम लागू करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं सिंचाई और कृषि पर, जो उस दौर की सबसे बड़ी जरूरत थी। राजेंद्र ने जगह जगह बांध, झीलें और नहरें बनवाई थी। वो जानता था कि खेती तभी चमकेगी जब पानी समय पर पहुंचेगा। गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी खुद एक बड़ा उदाहरण है, जहां जल संचयन और वितरण की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि सालों बाद भी इसका जिक्र होता है। राजस्व व्यवस्था में भी राजेंद्र बहुत प्रोफेशनल था। जमीन की पैमाइश के लिए बाकायदा सर्वे कराया जाता था और हर खेत के हिसाब से टैक्स तय होता था। कोई मनमानी नहीं होती थी। टैक्स लेने के साथ साथ उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना, यानी सड़कें, तालाब, स्कूल, मंदिर इत्यादि बनवाना, ये सब उसके शासन का हिस्सा था। अब बात करते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक नीति की, तो राजेंद्र कोई कट्टर राजा नहीं था। उसने हिंदू मंदिरों का जितना सहयोग दिया, उतना ही बौद्ध विहारों को भी। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को दान भेजा और श्रीलंका व सुमात्रा में भी धार्मिक संस्थाओं को मदद दी। इसके शासन में मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होते थे, बल्कि वे शिक्षा, कला और प्रशासनिक केंद्र भी होते थे। और सबसे जरूरी बात, राजेंद्र चोल की सोच सिर्फ अपना साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। उसने व्यापार और कूटनीति को बढ़ावा दिया था। तमिल व्यापारिक गिल्ड्स जैसे मणिग्रामम, आयवोल और एनुरुवर को विदेशों तक पहुंचाया था। इन गिल्ड्स ने दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार फैलाया और वहां की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई। अच्छा, अब ये गिल्ड्स क्या होते हैं? वास्तव में गिल्ड ऐसे श्रेणी या संघ होते हैं जो एक ऐसा संगठन है जिनमें एक ही व्यवसाय या पेशे के लोग एक साथ आते हैं। ये संगठन अपने सदस्यों के सभी हितों की रक्षा करता है, उनके व्यावसायिक मानकों को बनाए रखता है और प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित रखता है। तो इस प्रकार राजेंद्र चोल ने ग्लोबलाइजेशन का दौर उस समय शुरू किया जब बाकी दुनिया गांव से बाहर निकलना भी नहीं जानती थी। दोस्तों, राजेंद्र चोल केवल तलवार ही नहीं घुमाता था, वह ऐसा सम्राट था जो जानता था कि अगर राज्य को टिकाऊ बनाना है तो जरूरी है कि प्रशासन मजबूत हो, किसान संतुष्ट हो और व्यापारियों को उड़ान मिल सके। उसकी सोच साम्राज्य विस्तार से कहीं आगे सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकीकरण तक जानी जाती थी। यही वजह है कि आज भी वो सिर्फ विजेता नहीं, विजनरी शासक माना जाता है। और यही वजह है कि राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती दक्षिण पूर्वी एशिया में उसके समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने तथा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आदि थिरुवर थिराई महोत्सव आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह शख्सियत कार्यक्रम? अगर वास्तव में आपने इससे कुछ सीखा है तो इस कहानी का सारांश जरूर लिखिए यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये भी सुझाव दीजिए कि अगली शख्सियत में आप किसे देखना चाहते हैं।